सबसे पहले महाराष्ट्र की वो खबर आपको जाननी चाहिए जिसकी तस्वीरें आई ठाणे से। ठाणे में अवैध इमारतों पर बुलडोजर एक्शन की बात। कुल ऐसी 33 इमारतें। आप जरा तस्वीर देखिए। बुलडोजर एक्शन के लिए जब यहां भीड़ पहुंची तो भीड़ का हुजूम आपको नजर आएगा। 33 इमारतों को ध्वस्त यहां पर करना है, लेकिन जैसे ही बुलडोजर एक्शन वहां एक्शन करने के लिए पहुंचता है, हंगामा होता है। बुलडोजर के सामने बुर्कानशी महिलाओं को खड़ा कर दिया जाता है। क्या होता है वहां पर, देखिए। महाराष्ट्र में बुर्का वर्सेस बुलडोजर, अतिक्रमण पर एक्शन, बड़ी टेंशन। ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की, जहां देवेंद्र फडणवीस के बुलडोजर के सामने बुर्के वाली महिलाएं खड़ी हुई। एक तरफ सरकारी बुलडोजर अपना काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ बुर्कानशी खातूनें नारे लगा रही थी। बुलडोजर और बुर्के की जंग में जीत किसकी? क्या बुर्के वाली महिलाओं के सामने बुलडोजर झुका या बुलडोजर के प्रहार से इन्होंने हार मानी? इन सवालों का जवाब बताऊं उसके पहले इस हंगामे और नारेबाजी की वजह जानें। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए, जिसके बाद ठाणे नगर निगम ने 33 इमारतों को चिन्हित किया। प्रशासन के बुलडोजर ने 13 इमारतों को ध्वस्त किया। इस वक्त मैं आपको लोकेशन से तस्वीरें दिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, जहाँ पर एक कानूनी कार्रवाई चली और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार जो है यहाँ पर तोड़क कार्रवाई अब शुरू है। लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर दिवा के खान कंपाउंड में पहुंचा, यहाँ हंगामा हुआ। अवैध इमारतों को तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर बुलडोजर एक्शन का विरोध करने के लिए आ गई। हमारे साथ गलत कर रहे हैं। मैं बच्चे की दवा लेने बाहर गई और मेरे घर में घुस गए, जबकि मेरी बूढ़ी सास अकेली घर पे है। वो अकेले घबरा रहे, पर कांस्टेबल ने मुझे जाने नहीं दी। फिर मैं भागते हुए दोस्ती के रास्ते से वहाँ पे भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, पर दोस्ती के वॉचमैन ने बोला हमको परमिशन मिली, यहाँ से हम जाने देंगे। हंगामा बढ़ा, बुलडोजर एक्शन रुका, लेकिन फिर पुलिस फोर्स बुलाई गई। प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाई और बुलडोजर कार्रवाई हुई। आसपास में आप देख सकते हैं कि पुलिस की वैन जो है वो 10 से 11 पुलिस वैन जो है वो यहाँ इतने दूर के इलाके में तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूरी में खड़ी की गई है, क्योंकि कल की तरह अगर प्रदर्शन होता है तो तुरंत उन लोगों को जो है हिरासत में लिया जाए, इस तरह की बंदोबस्त पुलिस की तरफ से यहाँ पर की गई है। पुलिस प्रशासन के सामने बुर्के वाली महिलाओं को झुकना पड़ा और अवैध इमारतों पर एक्शन हुआ। बुलडोजर की जद में सबसे ज्यादा खान कंपाउंड की 17 बिल्डिंग्स आती हैं, जबकि कुल 33 इमारतों को ढहाया जाना है। इनमें दिवा की 12, माजीवाड़ा मनपाड़ा की 5, कलवा की 4 और मुंब्रा में 3 इमारतें तोड़ी जा रही हैं। इसके अलावा नौपाड़ा, कोपरी, वर्तक नगर, लोकमान्य नगर और वागले एस्टेट में 2-2 बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन होना है। उथलसर में 1 अवैध बिल्डिंग को तोड़ा जाना है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर ठाणे नगर निगम की टीम इन अवैध इमारतों पर एक्शन करने के लिए पहुंची। एवी के कंपाउंड, ये जो मेरे पीछे जो परिसर है और इसका आजू बाजू का जो परिसर है, इस परिसर में कुछ अवैध बांधकाम के संबंधी मुंबई उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन दाखिल हो गई है और रिट पिटिशन से रिलेटेड आज ये कार्रवाई, कल से ये कार्रवाई एक्चुअली तो ये कार्रवाई 13 तारीख से शुरू है, लेकिन कल से इसको काफ़ी इंटेंसिफाई कर दिया गया है। ठाणे नगर निगम पहले ही इमारतों को अवैध घोषित कर चुका था। बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर मोहर लगा चुका था। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, लेकिन वहां से याचिका खारिज हुई। यानी ये साफ कि जिस भी इमारत को गिराया जा रहा है वो इमारत अवैध है। हालांकि सवाल ये भी कि जिस वक्त निर्माण किया गया उस वक्त नगर निगम और दूसरे अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि अगर नियमों को अनदेखा नहीं किया गया होता, सिस्टम ने लापरवाही ना बरती होती, तो आज नए बुलडोजर कार्रवाई होती, नए नारेबाजी होती और ना ही लोग बेघर होते हुए दिखाई पड़ते। जी मीडिया के लिए ठाणे से नीतीश झा की रिपोर्ट। ऐसे ही बुलडोजर एक्शन की एक खबर उत्तर प्रदेश से भी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में, उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन किया गया।
रामपुर में अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। उसके बाद खुद वहां के लोगों ने अवैध मजार को हथौड़ा चलाकर तोड़ना शुरू कर दिया। तो संभल के चंदौसी में अवैध रज़ाए मुस्तफा मस्जिद की मीनार को बुलडोजर एक्शन से ढहा दिया गया। ये तस्वीरें यूपी के रामपुर की हैं, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर का जबरदस्त प्रहार हुआ। अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर ऐसा गरजा कि मदरसा, मस्जिद, मजार सबको मलबे में तब्दील कर दिया गया। मस्जिद को बुलडोजर से गिराया गया तो उसके डर से मजार को तोड़ने के लिए लोगों ने खुद ही हथौड़ा हाथ में ले लिया। रामपुर के पटवाई इलाके में प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हुई तो वहां हड़कंप मच गया। पहले इस तस्वीर को देखिए, जहां एक अवैध मस्जिद और मजार के सामने 2 बुलडोजर गरज रहे हैं। बुलडोजर का एक बार इस अवैध इमारत पर उसकी जड़ों को खोखला करता गया, जिससे पूरी की पूरी इमारत कुछ ही पलों में अचानक भरभरा कर गिर गई। जैसे ही यह अवैध मस्जिद गिरी तो पूरी सड़क पर उसका मलबा फैल गया और उससे उठा धूल का गुबार काफी दूर तक फैल गया। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें सीढ़ी लगाकर मजार पर चढ़े कुछ लोग उसे हथौड़े से खुद ही तोड़ते दिखे। ये बुलडोजर एक्शन का ही डर था कि लोगों ने खुद ही अपने हाथों से अवैध मजार को तोड़ना बेहतर समझा। वहीं मजार के बगल में बनी अवैध दुकानों को भी लोग खुद ही हटाने में जुट गए। जानकारी के मुताबिक उद्यान विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद, मदरसा और मजार बनाए गए थे। ये अवैध निर्माण सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहे थे। इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस दिया और फिर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई हुई। रामपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए चल रहे अभियान के तहत कई अवैध इमारतें और दुकानों को भी प्रशासन ने चिन्हित किया है, जिसमें 18 से ज्यादा दुकानों को तोड़ा भी जा चुका है और प्रशासन के मुताबिक जहां भी अतिक्रमण होगा वहां बुलडोजर कार्रवाई होगी। जिसकी तस्वीरें संभल में भी नजर आईं, जहां चंदौसी इलाके में अवैध रज़ाए मुस्तफा मस्जिद के बचे हुए निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई। वहीं मस्जिद की मीनार भी इस दौरान गिर गई। इस मीनार को याकूब शाह अली की मजार की तरह शिफ्ट किए जाने की प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ही ये मीनार गिर गई। प्रशासन ने मस्जिद की जामिया कमेटी को नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया था, लेकिन इसके बावजूद जामिया कमेटी ने मस्जिद को तय समय में नहीं तोड़ सकी। इसके बाद अब नगर पालिका का प्रशासन का जो बुलडोजर है वो मस्जिद पर चल रहा है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में प्रशासन ने 1 महीना पहले मस्जिद को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही इसे तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन तय समय से ज्यादा वक्त बीतने पर भी जब काम पूरा नहीं हुआ तो प्रशासन को बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करनी पड़ी। 20 तारीख को इनका नोटिस था, 20 तारीख को स्वयं हटाएंगे, तो उन्होंने प्रयास भी शुरू किया था, लेकिन वो बहुत जल्दी गति से था। तो कमेटी की तरफ से कहा गया कि साहब एक काम और दे दीजिए, हम पूरा तेजी से काम करेंगे। तो उस कमेटी को समय दिया गया था, तो अभी भी जो गति है वो तो मार्ग नहीं है। प्रशासन की ओर से कुछ हुई है, साथ मिलकर हो रही है, किया जाएगा नगर पालिका की प्रशासन, तो कार्रवाई तो प्रशासन की पूरी देश में हुई। वहीं इस मस्जिद की मीनार को शिफ्ट करने के लिए 1 दिन पहले कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे, लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहे तो मीनार के गिरने की तस्वीर सामने आई। हमने खुद शुरू कर दिया था, खुद ही कर रहे थे, लेकिन बस एक मसला मीनार का था और कल एक्सपर्ट टीम भी बुलाई गई थी संभल से, लेकिन वो लोग भी हार कर चले गए। अब दूसरे लोगों को बुलाया गया। मस्जिद कमेटी की कोशिश थी कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन ना हो, लेकिन वक्त ज्यादा बीतने की वजह से उन्हें भी अपनी सहमति देनी पड़ी, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ ही घंटों में पूरी मस्जिद को मलबे में तब्दील कर दिया। जी मीडिया के लिए रामपुर से सैयद आमिर और संभल से सुनील सिंह की रिपोर्ट। यूपी में सिर्फ बुलडोजर प्रहार नहीं हो रहा, बल्कि प्रहार अपराधियों पर भी हो रहा। नतीजा ये कि शातिर गुनाहगार अपराध करने से तौबा कर रहे हैं। और हालिया उदाहरण आया सामने बागपत से, जहां पुलिस ने ऐसे 120 अपराधियों को कभी अपराध नहीं करने की शपथ दिलाई। एक्शन में योगी फोर्स, अपराधियों में खौफ। एनकाउंटर का डर, शातिरों की शपथ। ये तस्वीरें यूपी के बागपत से आई हैं, जहां अलग अलग थानों में कुल 120 शातिर अपराधियों ने गुनाह छोड़ने की शपथ ली। थाने में खड़े होकर किसी भी अपराध में शामिल होने से तौबा कर ली।
ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूँगा, ना ही किसी भी अपराध में शामिल रहूँगा। मैं देश के संविधान और कानून के प्रति निष्ठावान रहूँगा। जय हिंद। इनमें से कोई लुटेरा रह चुका है, कोई हत्यारा, कोई गोकशी के गुनाह में शामिल था, तो कोई चोरी के आरोप में सजा काट चुका है। मगर अब इन सभी ने जुर्म की दुनिया को छोड़ने की शपथ ले ली। ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूँगा और ना ही किसी अपराध में शामिल रहूँगा। मैं भारतीय संविधान एवं कानून के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। इन शातिरों ने अपराध छोड़ने की शपथ यूं ही नहीं ली। इसके पीछे वजह है योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत यूपी पुलिस हर दूसरे दिन अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। अपराध नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तमाम तरह के अपराधी पैर में गोली लगने पर कराहते नजर आ रहे हैं और कई क्रिमिनल तो ऐसे हैं जो दुनिया ही छोड़ चले, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं अपराधियों की जगह या तो जेल में है या जहन्नुम में। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। यही वजह है बागपत के पुराने अपराधी अब क्राइम छोड़ने की कसम खा रहे हैं। ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम अलग अलग थानों में हुआ, जिसके लिए पुलिस ने पहले अपराधियों को वेरीफाई किया। पिछले 10 साल के मुकदमों में शामिल 120 लोगों को बुलाया और सभी को आगे अपराध नहीं करने की शपथ दिलाई। इतना ही नहीं, बागपत पुलिस अब इन तमाम अपराधियों पर नजर भी बनाकर रखेगी, ताकि गुनाह छोड़ने की शपथ लेने वाले ये शातिर फिर किसी गुनाह में शामिल न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इन्हें भी योगी फोर्स की गोली का निशाना बनना पड़ेगा। जी मीडिया के लिए बागपत से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। एक तरफ यूपी पुलिस एक्शन में है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक भयानक गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई। यूपी की राजधानी में लखनऊ में भू माफिया का कहर एक गरीब किसान के परिवार पर टूटा। मुरादाबाद में बेखौफ दबंगों ने छेड़खानी का विरोध करने पर पीड़ित परिवार पर हमला किया। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी यही तस्वीरें सामने आई, जहां बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की और अब दोनों राज्यों की पुलिस इन अपराधियों का इलाज कर रही है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक गुंडागर्दी की खौफ से भरने वाली तस्वीरें हैं, जिन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। लखनऊ में भू माफियाओं ने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के लिए किसान और उसके परिवार को जमकर पीटा। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी के परिवार ने लड़की के पिता की पिटाई की। मध्य प्रदेश के सीहोर में भीड़ ने 2 युवकों को बांधा, पिटाई की, गोबर खिलाया और मध्य प्रदेश के मुरैना में बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने होटल के बाहर बेखौफ अंदाज में खुलेआम फायरिंग की। शहर शहर हुई गुंडागर्दी में सबसे पहले आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं। एक किसान की जमीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफिया ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। किसान के परिवार ने विरोध किया तो आरोपी ने साथियों के साथ उन पर हमला किया। यहां तक कि महिलाओं, बच्चों और विकलांगों को भी निशाना बनाया गया। भूमाफिया के इस हमले में कई लोग घायल हुए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जमीन का मामला कोर्ट में है, लेकिन उससे पहले ही आरोपी ने पुलिस के साथ मिलकर इस जमीन को जबरन हथियाने की कोशिश की। रजिस्ट्री सारदा रस्तोगी ने करा ली, रास्ता कराया करने सारदा, फिर इसके बाद दबाव बना के लड़ाई दंगा करके जबरदस्ती मारपीट, लड़का बच्चे ने सबके हाथ पांव तोड़ गया। वकील भी है, वकील कारण से हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही। यूपी में खुलेआम गुंडागर्दी की दूसरी तस्वीर आई मुरादाबाद से, जहां मदरसे में पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की गई। पीड़ित परिवार ने जब विरोध किया तो आरोपी सुहेल के घर वालों ने छात्रा के पिता पर हमला किया। पिता को गंभीर चोटें आई। मामला 10 जून का। लड़की के पिता की हालत खराब हुई तो पुलिस ने घटना के 12 दिन बाद 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। सुहेल नाम का जो छेड़छाड़ करने का आरोपी था, उसने जमकर परिवार के साथ में मार पिटाई करी, जिसमें छात्रा के पिता का हाथ टूट गया है एवं गंभीर रूप से उनके सर में चोटें भी आई हैं।
जिसके बाद में उनको जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया, जहां से उनको मेरठ रेफर कर दिया गया था। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में भी कानून टूटने की एक और तस्वीर सामने है। बुगली वाले इलाके में किसी बात का संदेह होने पर 2 लड़कों को भीड़ ने पकड़ा, उनकी पिटाई की गई, उन लड़कों के बाल काटे गए, उन लड़कों को जबरन गोबर खिलाया गया, उन लड़कों को लड़कियों वाले कपड़े पहनाए गए। उसके बाद वीडियो बनाकर वायरल की। हालांकि पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया। वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें युवकों को पकड़कर पीटा जा रहा है लोगों द्वारा। उसमें दोराहा पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर और एफआईआर दर्ज की जा रही है और उसके पश्चात जो आरोपी हैं और पीड़ित हैं उनकी पहचान करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई पड़े। मुरैना में होटल के बाहर 2 नकाबपोश बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बाइक सवार होकर बदमाश होटल के बाहर पहुंचे, बीच सड़क पर फायरिंग की और बताया जा रहा है कि मामला पुरानी रंजिश का था। लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, अभी तक कोई जानकारी नहीं। मुरादाबाद से आकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ एक कॉलेज, पीएम श्री कॉलेज। यहाँ का प्रशासन परेशान है अवैध मजार से, और अब तक परेशानी सिर्फ अवैध मजार से थी। अब मस्जिद कमेटी की घुसपैठ इनकी मुसीबत को और बड़ा कर चुकी है। कॉलेज कैंपस के अंदर अजान की आवाज सुनाई देती है, मस्जिद में आने जाने वालों का तांता लगा रहता है और कॉलेज के रास्ते से ही होके जाते हैं, जिससे कॉलेज के स्टूडेंट और स्टाफ बेहद परेशान है। आपको दिखाता हूं हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। भोपाल के कॉलेज में मस्जिद मजार का मकड़जाल। राजधानी भोपाल के शिक्षा के मंदिर में मस्जिद और मजारों का मकड़जाल है। मकड़जाल इस कदर है कि राजधानी भोपाल के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को जकड़ने और अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। मोहन सरकार से गुहार, कॉलेज से हटाओ मजार। ये जो बिल्डिंग बनाने जब हम आए तो हमें पता चला कि यहाँ तो गाड़ियों का भंडार है, यहाँ तो पता चला कि एक और मजार बनने की तैयारी थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मशहूर पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज एक अजीब परेशानी झेल रहा है। कॉलेज के छात्रों से लेकर स्टाफ और प्रिंसिपल तक इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं और गुहार लगा रहे हैं। आवाज आती है, बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो 15-20 मिनट के लिए तो टाइम वेस्ट होता है उनका। मजार मस्जिद से सर दिक्कत का असर ऐसा है कि सर बच्चे पढ़ते हैं और किसी भी टाइम उसका टाइम रहता है कैलकुलेशन और सर आवाज़ जाना है वॉइस, तो इस वजह से बाकी तो होता है। हाँ सर, ये पहले इस कॉलेज का मुख्य गेट दूसरा था। हम अगर बात करें जहाँ पे एनसीसी आपने देखा होगा वहाँ वो पहले मुख्य गेट हुआ था। उस मुख्य गेट पे इतना अतिक्रमण हो गया, यहाँ पे पंचर बनाने वाले मजार बनाने, क्योंकि अपन बात करें ये भी एक तो आप समझिए मेन गेट ही बदल दिया। ये भी एक जिहाद या इन सब चीजों में चल रहा है। दरअसल इस कॉलेज कैंपस के अंदर एक बड़ी सी मस्जिद जिसमें रोजाना अजान होती है। मस्जिद कमेटी के लोगों का आना जाना लगा रहता है। हालांकि मस्जिद में जाने के लिए रास्ता अलग है, मगर उस पर ताला लगा है और रोजाना दर्जनों नमाजी कॉलेज के रास्ते से मस्जिद में आना जाना करते हैं। राजधानी भोपाल के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को जकड़ने और अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। प्रिंसिपल से लेकर टीचर इस कदर परेशान हैं कि प्रशासन के हर द्वार तक शिकायत लेकर पहुंच गए हैं। मनमानी इस कदर मजार और मस्जिद से की जा रही है कि एक से ज़्यादा जो कॉलेज के भीतर मस्जिद है उसमें आप देखेंगे तो लाउड स्पीकर आपको लगे नजर आएंगे। मस्जिद के लिए यहाँ से आप देखेंगे तो ये मस्जिद का रास्ता है और यहाँ से सेपरेट ये रास्ता दिया गया है, वो देखिए, लेकिन ताला बंद करके रखा है। हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, हम तो निकलेंगे कॉलेज से ही निकलेंगे, तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से होते हुए यहाँ से निकलते हैं। गाजा भाट है, खाता ना वही, मस्जिद मजार वाले जो करें वही सही। 6000 छात्र छात्राओं वाले इस कॉलेज में पहले भी अवैध मजारों की शिकायत की जा चुकी है, मगर कोई सुनवाई नहीं। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले बारूदी संघर्ष के बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान किया। दावा है कि दोनों पक्ष मान गए और अब जंग नहीं होगी, लेकिन इसके उलट हकीकत है
ट्रंप का शांति समझौता हवा में उड़ गया। ईरान की तरफ से फिर मिसाइल अटैक किया गया और इसी बीच खामनेई ने एक और धमाका किया। एक पोस्ट में जलते हुए अमेरिकी झंडे के साथ संदेश दिया कि ईरान कभी झुकेगा नहीं। जो तस्वीरें, बयान और धमकियां सामने आ रही हैं वे बताती हैं कि असली लड़ाई बाकी है। ट्रंप का जंगी खेल ईरान ने किया फेल। अमेरिका का सीज फायर, मिडिल ईस्ट ऑन फायर। कभी हथियार डालने की बातें, कभी मिसाइलों की बौछार। क्या ईरान इजराइल की जंग में असली खेल अभी बाकी है? दावा था कि ईरान और इजराइल अब लड़ेंगे नहीं, सीज फायर हो चुका। 12 दिनों तक चली तबाही, मौत और धमाकों के बीच जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। ईरान इजराइल दोनों ने इस युद्ध विराम को मंजूरी दी। उम्मीद जगी कि मिसाइलों की बौछार नहीं होगी, संवाद होगा। लेकिन चंद घंटे में उम्मीद चकनाचूर हुई। ट्रंप के शांति समझौते को ईरान ने धुएं में उड़ा दिया। रात 3:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर का समझौता हो गया। सुबह 9:30 बजे ट्रंप की घोषणा के ठीक 6 घंटे बाद दोनों देशों के बीच आधिकारिक रूप से सीजफायर लागू हुआ। सुबह 10:30 बजे सीजफायर लागू होने के 1 घंटे बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया, सीजफायर को तोड़ा। यानी जिस सीजफायर को दुनिया ने शांति की शुरुआत माना वो असल में नई जंग की चाल बन गई। इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने एक बार फिर मिसाइल अटैक किया। इजराइल के ज्यादातर शहरों में सायरन बजे, एयर स्पेस बंद किया गया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इस दावे को खारिज किया और कहा कि उनकी तरफ से कोई मिसाइल अटैक नहीं किया गया और अब इसी पर दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। सीज फायर को लेकर खुद ट्रंप ने पोस्ट करके ऐलान किया था कि सीज फायर लागू हो चुका है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान और इजराइल को प्लीज कहते हुए सीज फायर का उल्लंघन ना करने का आग्रह किया। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को शांति का सपना दिखाया, लेकिन ईरान ने एक बार फिर मिसाइलें बरसाकर दुनिया को बताया कि उसे सीज फायर की परवाह नहीं। सीज फायर के बाद ईरान की तरफ से की गई इस कोशिश के बदले में इजराइल ने कड़े बयान दिए। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि तेहरान अब हिल जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने हमलों का जोरदार जवाब देने का ऑर्डर दिया। इजराइल के सेना प्रमुख ने चेतावनी दी कि सीज फायर के उल्लंघन का बदला लिया जाएगा। इजराइल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उनका ऑपरेशन अपना टारगेट हासिल कर चुका है और ईरान का परमाणु खतरा खत्म हो चुका है। ईरान ऐसा नहीं मानता। ईरान इस सीज फायर को इजराइल की हार बता रहा है। ईरान का कहना यह कि उसके एक्शन की वजह से इजराइल को सीज फायर के लिए मानना पड़ा। इस युद्ध विराम के ठीक पहले अमेरिका का कतर में मौजूद एयरबेस निशाने पर था। इसके बाद वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराया। कुछ घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। उधर खामेनेई के दिल में आग धधक रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। खामेनेई ने एक पोस्ट के जरिए अमेरिका को खुली चुनौती भी दे डाली। पोस्ट में जलते हुए अमेरिकी झंडे की तस्वीर है। इसी के साथ धधकती इमारतें, युद्धग्रस्त माहौल और काले धुएं से भरा आसमान बता रहा है कि ईरान अब प्रतिशोध की भाषा बोल रहा है। पोस्ट के साथ खामेनेई ने वो लिखा, वो देखिए। खामेनेई ने कहा कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हम किसी भी उत्पीड़न को स्वीकार नहीं करेंगे। खामेनेई की पोस्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी टाइमिंग, और इसी पोस्ट के कुछ घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान किया। जो हालात फिलहाल हैं वो इशारा कर रहे हैं कि जंग शायद खत्म नहीं हुई, ये जंग के दूसरे दौर की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया जब भी युद्ध की आग में झुलसी, एक नाम बार बार सामने आया और वो नाम है अमेरिका। कभी खुद मैदान में उतरा, कभी पर्दे के पीछे से सीज फायर की पटकथा लिखी। किन किन देशों में अमेरिका ने युद्ध की मध्यस्थता की और कब कब सीज फायर का ऐलान किया, और उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, जरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, पूरी हिस्ट्री जरा आप देखिए। सबसे पहले 1999 भारत पाकिस्तान के बीच में करगिल का युद्ध। अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सीज फायर की जमीन तैयार की और फिर युद्ध विराम का ऐलान किया। 6 साल बाद 2005 सूडान और साउथ सूडान युद्ध में अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्होंने सीज फायर का ऐलान किया। 19 जनवरी 2025 इजराइल हमास युद्ध का सीज फायर हुआ, जिसके
जिसका ऐलान तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। पिछले महीने जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा और भारत ने स्ट्राइक करके पाकिस्तान में आतंक के ठिकाने खत्म कर दिए, तब अमेरिका के सामने वो गिड़गिड़ाया और उसके बाद ट्रंप ने 10 मई 2025 को सीज फायर का ऐलान किया था। और आज ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा की। कुछ देर बाद ईरान ने फिर हमला किया। इजराइल पलटवार के लिए भी तैयार खड़ा हुआ। सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन ईरान की मंशा शायद सीज फायर की थी नहीं। ऐलान के ठीक 3 घंटों के भीतर ईरान ने इजराइल पर फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जी मीडिया की टीम जब वहां पहुंची, बीरशेबा पहुंची, तो ग्राउंड पर क्या हालात थे ये आपको आज जरूर देखना चाहिए। एक तरफ अमेरिका से सीज फायर का ऐलान हुआ और दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें इजराइल के आसमान को चीरती हुई बरस पड़ी। ये इजराइल के बीरशेबा शहर की इमारतें जो अब मलबा बन चुकी हैं। ईरान की मिसाइलें बीरशेबा शहर पर कहर बनकर टूटी। इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं, सड़कें खून से लाल हो गईं और आसमान में सायरन गूंजने लगी। इजरायली शहर बीरशेबा में सुबह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी। इसमें कई इमारतें और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। रेजिडेंशियल इलाके हैं, वहां पर अटैक हुआ। अटैक के बाद पूरी बिल्डिंग निस्तो नाबूद, जो पहला सामने का जो पोर्शन देख रहे हैं वो निस्तो नाबूद, जो अंदर गाड़ियां खड़ी हैं वो बर्बाद हो गई। और ऐसे में इस हमले के बाद अगर बयान इजराइल की तरफ से दिया है कि तेहरान के दिल में घुस के मारेंगे। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल में 13 लोगों की मौत हो गई। बीरशेबा में जिस जगह ईरान ने अटैक किया, वहां जी मीडिया की टीम पहुंची और देखा कि कैसे एक बड़े हमले ने यहां तबाही मचाई। ये पूरी की पूरी टीम इसमें आपको दिखाई देगा। जो गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं, सामने एक लाल रंग की गाड़ी अगर आप देखिए तो उसका नंबर 72401, उसको भी चेक किया जा रहा है। यानी हर तरफ तलाशी अभियान, जो रेस्क्यू का एक प्रोटोकॉल है कि घरों के साथ साथ बाहर आसपास भी आपको इसी तरीके से चीज़ों को वेरीफाई करना है, चेक करना है। ईरान ने सीज फायर के ऐलान के बाद जब बीरशेबा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया तो आसमान में धुआं फैल गया। यहाँ हर तरफ मलबा, चीखें, लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं और राहत टीमें मलबे से लाशें निकाल रही। जमीन पर पड़े हुए ये पत्थर के टुकड़े, ये जो आप टुकड़े देख रहे हैं, ये दरअसल घरों में इस्तेमाल होने वाले ईंट, और ईंट के ये टुकड़े इस वक्त मलबे में बदल गए हैं। हर तरफ आपको ये मलबा दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो आप स्टिक देख रहे हैं, ये खिड़कियों की प्लाई है। खिड़कियाँ, चूँकि यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो खिड़कियाँ हैं और खिड़कियों की प्लाई भी टूटकर नीचे गिरी है। सामने की जो बिल्डिंग है उसमें भी नुकसान हुआ है। जी मीडिया की टीम जब बीरशेबा के ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा था और इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी थी। गाड़ियाँ खड़ी थी, ये गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गाड़ी के अंदर का ये गाड़ी पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये गाड़ियों की हालत है। नीचे अगर आपको मैं ले चल के दिखाऊं तो नीचे अगर आप देखेंगे तो बेसमेंट में भी जो पार्किंग में जो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद, पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू को लेकर काम किया जा रहा है। ईरान ने भी सीज फायर को लेकर हामी भरी थी, लेकिन अब जब हमला हुआ तो ईरान पलट गया। ईरान ने इजराइल पर मंगलवार को ताज़ा हमले से भी इनकार किया है। ईरान के जनरल स्टाफ ने एक बयान में पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर मिसाइल हमले के दावों को खारिज कर दिया है। ईरान न सिर्फ इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, बल्कि खामेनेई के टारगेट में अमेरिका भी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर इजराइल की मिसाइलें बरस रही। इन हमलों से ईरान के इरादों का अंदाजा लग जाता है और ये भी साफ है कि मध्य पूर्व का ये तनाव महायुद्ध में तब्दील होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन ईरान के बीच और इजराइल के बीच जब से जंग शुरू हुई, एक और देश है जो असलियत हर मोर्चे पर उजागर कर रहा है। तो देश है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। एक तरफ इस्लामिक भाईचारे की दुहाई देता है तो वहीं अमेरिका के पीछे पीछे वो लगातार घूम भी रहा है। ईरान पर चुप, ट्रंप पर फिदा, बेनकाब पाकिस्तान का असली चेहरा। ये पाकिस्तान है जिसके इरादों में इस्लाम है, नीतियों में अवसरवाद है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान कह रहा था अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो मुसलमानों के साथ खड़ा है।
वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराए, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया, तो पाकिस्तान की सरकार, सेना और मीडिया तीनों चुप थे। इतने चुप कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर कई घंटों बाद सिर्फ एक नपा-तुला बयान आया कि हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है, यानी पाकिस्तान की इस्लामिक भाईचारे की सारी ललकार खामोशी के दरिया में बह गई। अब कहानी के असली मोड़ पर आइए। हमले से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में थे। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात हुई, खाना पीना हुआ, फोटो खिंचवाए गए और फिर पाकिस्तान बदल गया। कमाल देखिए, ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने की बात कह दी, ईरान के लिए बोलना बंद कर दिया, इजराइल के खिलाफ निंदा तो की, लेकिन बेहद संतुलित अंदाज में। मतलब जिसने ईरान पर बम गिराए उसे पाकिस्तान शांति का दूत बता रहा है। क्या यही है पाकिस्तान की मजहबी एकता? मतलब ये तो पाकिस्तान के दोगलेपन की इंतहा है। पाकिस्तान हर बार खुद को इस्लाम का किला बताता है, हर मुद्दे पर मुसलमानों का ठेकेदार बनता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी नीतियां इस्लाम नहीं अवसरवाद से चलती हैं। जब अमेरिका डॉलर देता है तो पाकिस्तान उसके सुर में बोलता है, और जब ईरान पर हमला होता है तो इस्लामी एकता जैसे गायब सी हो जाती है। जब बात पाकिस्तान की हो तो वहां के नेताओं की बड़बोली बयानबाजी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया, उसने पाकिस्तान की अंदरूनी दहशत और मानसिक हार को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने इजराइल के अटैक की तुलना भारत के ऑपरेशन सिंदूर से कर दी। बिलावल कह रहा है कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, उसी तरह इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है। यानी पाकिस्तान पर अब भी कैसे ऑपरेशन सिंदूर का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है, यह बयान उसकी तस्दीक कर रहा है। सोचिए, जब इस्लामिक वर्ल्ड का एक देश इजराइल से लड़ता है तो पाकिस्तान भाईचारे की बात करता है, लेकिन जब वही देश अमेरिका के निशाने पर होता है तो पाकिस्तान खामोश रहना बेहतर समझता है ताकि अमेरिका नाराज न हो जाए। दोगले पाकिस्तान को अब खुद ही नहीं समझ में आ रहा वो अमेरिका का दोस्त है या ईरान का, वो इजराइल का दुश्मन है या ट्रंप का फैन है। पाकिस्तान इसी में उलझकर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।